हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय साहब। स्वागत है आप सभी का आरसीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, पार्ट 2 के साथ। आइए देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह के हैं। पहला क्वेश्चन है, द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल। एक्चुअली ये जो है वो आपकी आरसीसी में, आरसीसी के आप कोई भी बुक खोलेंगे डिप्लोमा की या बीटेक की, तो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की जो डेफिनेशन है वो आपको एज इट इज़ यही मिलेगी, हिंदी में या इंग्लिश में। कि करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिससे नीचे, पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ फिर इसको डिकोड करते हैं। इसका आंसर है 5%। यानी कि आर सी जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, वो स्ट्रेंथ होती है जिससे नीचे 5% से ज़्यादा के टेस्ट रिजल्ट वो फेल नहीं होने वही फेल हो सकते हैं। उस स्ट्रेंथ से नीचे सिर्फ 5% जो टेस्ट होते हैं वो फेल हो सकते हैं। 95% जो रिजल्ट है उनकी स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा होनी चाहिए। हर जगह यही डेफिनेशन है, कहीं भी इसको डिकोड, मोस्टली जगह पे इसको डिकोड नहीं किया गया है। तो इसको डिकोड करते हैं। इसको डिकोड कैसे कर सकते हैं कि यदि हम 100 क्यूब्स लेते हैं किसी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के, तो 95% जो सैंपल्स होंगे उनकी स्ट्रेंथ उस ग्रेड से ज़्यादा होनी चाहिए। सिर्फ 5% ऐसे सैंपल्स हो सकते हैं जिनकी स्ट्रेंथ उस ग्रेड से कम आ सकती है। ये आईएस कोड की शर्त है। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो हमने M20 का ग्रेड ले लिया, इस पे हमने इसके हमने 100 क्यूब्स ले लिए। तो इसके 100 क्यूब्स में से 95 क्यूब्स ऐसे होने चाहिए जिनकी 28वें दिन स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा आनी चाहिए। सिर्फ 5% सैंपल या 5 सैंपल ही ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm² से कम आ सकती है। हालांकि 100 के 100 क्यूब्स की स्ट्रेंथ भी 20 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा आ सकती है, लेकिन कम से कम 95% जो सैंपल है उनकी स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा आनी ही चाहिए, तभी हम उस स्ट्रेंथ को उस पर्टिकुलर ग्रेड की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। इसलिए इसको करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की परिभाषा कहा गया है। यानी कि इस क्वेश्चन को यदि हम हिंदी में समझें तो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिसमें सिर्फ 5% सैंपल ही ऐसे हो सकते हैं जिनकी स्ट्रेंथ उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ से कम हो सकती है। यानी कि इसलिए इसमें कहा गया है कि रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल, यानी कि सिर्फ 5% सैंपल ही फेल हो सकते हैं। तो इस तरह इस डेफिनेशन को डिकोड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स द स्टील रेनफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ। यानी कि आरसीसी, जो आरसीसी होती है उसमें कौन कौन से स्टील यूज़ करी जाती हैं। ऑप्शन है, डिफॉर्म्ड बार्स, कोल्ड ट्विस्टेड बार्स, माइल्ड स्टील, मीडियम टेंसाइल स्टील, ऑल। तो इसकी पूरी क्वेश्चन की डेफिनेशन, मतलब इस पूरी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हम आगे एक क्वेश्चन है उसमें करते हैं। फिलहाल इसका क्वेश्चन है, आंसर है ऑल। जो आरसीसी है उसमें हम डिफॉर्म्ड बार्स भी यूज़ करते हैं, कोल्ड ट्विस्टेड बार भी यूज़ करते हैं, माइल्ड स्टील भी यूज़ करते हैं, मीडियम टेंसाइल स्ट्रेंथ भी यूज़ करते हैं। तो सभी तरह की स्टील हम फिलहाल जो दी गई हैं यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इन सी वाटर एज पर IS 456/2000। अब इस क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो सी वाटर, एक IS 456/2000, और तीसरी चीज़ भी इंपॉर्टेंट है वो है आरसीसी। यानी कि आरसीसी के लिए सी वाटर में IS 456/2000 के हिसाब से कौन कौन सी रिकमेंडेशन मिनिमम ग्रेड की होनी चाहिए। अब यदि हमें आरसीसी बनाना है और सी वाटर में बनाना है, तो IS 456 कहता है कि आरसीसी के लिए तो आपको मिनिमम ग्रेड चाहिए कि M30। और यदि आपको पीसीसी बनाना है, पीसीसी भी पूछा जा सकता है, इसके लिए आपको मिनिमम ग्रेड चाहिएगी M20 एज पर IS 456/2000। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, आरसीसी पूछा है तो M30, यदि पीसीसी पूछते तो M20। इसके अलावा इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि आपका IS 456/2000 के हिसाब से नॉर्मली आरसीसी के लिए नॉर्मली कौन कौन सा मिनिमम ग्रेड यूज़ करा जाता है। यदि आपको IS 456/2000 के हिसाब से पूछे तो पीसीसी के लिए आपका 15, और आरसीसी के लिए आपका M20, M15 और M20 नॉर्मली आपका कंक्रीट के लिए ये मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट पोजेसेस। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में क्या होता है। अब पहले तो हमें ये पता नहीं चाहिए हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आप किस तरह मेजर करेंगे। यानी कि उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, एफसी की ज़्यादा है, इसी से तो हम कंक्रीट का पता, स्ट्रेंथ का पता चलता है कि M10 की 10 है न्यूटन पर mm² में, M20 की 20 है न्यूटन पर mm² में।
तो इसने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्रीप स्ट्रेन, ये दो ऑप्शन दिए हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कंक्रीट के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, ई बराबर 5000 रूट एफ सी के, यानी कि यदि कंक्रीट की एफ सी के ज़्यादा होगी तो कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगा। यानी कि हाई स्ट्रेंथ है, यानी कि एफ सी के ज़्यादा है, तो हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला और है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, जिसे हम लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला कहते हैं, ई एस बराबर ई सी बटे 1 + थीटा, जहाँ पे जो थीटा है वो है आपके क्रीप कोफिशिएंट, क्रीप का कोफिशिएंट, यानी कि क्रीप कितना है। तो यदि क्रीप बढ़ेगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यदि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, यदि आपकी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है और आपकी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा तो आपका क्रीप कम होगा, क्योंकि ये विलोमानुपाती है। तो स्मॉल, ये भी सही है, स्मॉल क्रीप स्ट्रेंथ, तो यानी कि बोथ ए एंड बी, ये ऑप्शन इसका सही है। यानी कि यदि आपकी हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है तो उसमें हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा और आपकी स्मॉल क्रीप होगी। व्हाट इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ Fe250 स्टील? इस क्वेश्चन का आंसर हम अगले क्वेश्चन के बाद करते हैं। एज पर IS 456/2000 विच ग्रेड्स ऑफ स्टील आर क्लासिफाइड? यहाँ पे स्टील के जो ग्रेड्स पूछे गए हैं, यदि हम जैसे M10, M15, M20, ये सब कंक्रीट के ग्रेड्स से डिफाइन करे गए हैं, ऐसे ही IS 456/2000 में स्टील के ग्रेड्स भी डिफाइन करे गए हैं। यदि हम IS 456/2000 की बात करें तो हमारे पास Fe 250 है, Fe 415 है और Fe 500 है। इनमें से जो Fe है वो तो आपको स्टील को रिप्रेजेंट करता है, और जो 250, 415, 500 है, इसको हम स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ या करेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। इसको एक और नाम दिया देते हैं, वो हम पिछले क्वेश्चन के आंसर में जो भी पूछा गया है, जो मैं बोलता रहा था, उसमें पढ़ेंगे। अब जो Fe 250 है, इसको तो हम कहते हैं माइल्ड स्टील। 415 और 500, इनको हमने नाम दिया है HYSD या टोर स्टील या आपकी CTD, यानी कि आई नहीं टी, CT, यानी कि कोल्ड ट्विस्टेड बार। HYSD की फुल फॉर्म है हाई ईल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। अब इसमें ईल्ड क्यों लगाया, इसका आंसर भी पिछले क्वेश्चन में मिलेगा। 415 और 500 को हम कहते हैं HYSD हाई ईल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, टोर स्टील, और CTD का मतलब है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स। कोल्ड ट्विस्टेड या CTB भी कह देते हैं, कोल्ड ट्विस्टेड बार्स, या कोल्ड वर्क्ड बार्स भी कह देते हैं, CWB, कोल्ड वर्क्ड बार्स। F 250 को कहते हैं माइल्ड स्टील। ये हैं IS 456 के हिसाब से। अब यदि इससे हायर ग्रेड की स्टील्स हमें लेनी है तो उसके लिए जो ग्रेड है, जो उसके लिए आपका IS कोड है, वो है IS 1786 1786 2008। ये आपका जो ग्रेड है, ये जो आपका IS कोड है, ये बताता है आपको Fe 500, Fe 500 तो इसमें आ गया, Fe 500D, Fe 550, Fe 550D, या Fe 600 या Fe 600D। अब इसमें डी का क्या मतलब है, मैंने कहीं जगह डी लगाया है। डी का मतलब है डक्टिलिटी। ये डक्टिलिटी क्यों आई, कैसे लगाई, ये हम सब्जेक्टिव जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। अब आ जाते हैं पिछले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ Fe250 स्टील? जो Fe250 है, Fe का मतलब तो आयरन हो गया, स्टील हो गया, और 250 का मतलब मैंने पीछे बताया करेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ। इस 250 को हम एक नाम और देते हैं, इसको हम देते हैं ईल्ड स्ट्रेंथ, YIELD, ईल्ड स्ट्रेंथ। किसी भी ग्रेड ऑफ स्टील की दो स्ट्रेंथ होती है, एक तो होती है आपकी ईल्ड स्ट्रेंथ और दूसरी होती है आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अब यदि मैं ये पूछूं कि Fe 250 जो ये जो स्ट्रेंथ निकाली जाती है, दोनों ये निकाली जाती है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। जब हम UTM में किसी स्टील के मेंबर पर लोड लगाकर उसको टेस्ट करते हैं तो स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलता है। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि Fe 250 पर 250 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा का लोड लगाएं तो क्या वो टूट जाएगा? टूट जाना चाहिए, क्योंकि ईल्ड स्ट्रेंथ है, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। Fe 250 से बहुत ज़्यादा लोड पे टूटता है, ये हमें पता होना चाहिए। उस और पहले तो दोनों स्ट्रेंथ की डेफिनेशन देख लेते हैं। ईल्ड स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है
जिस स्ट्रेंथ पर यदि हम मेंबर पर लोड हटा लें, जैसे हमने कोई मेंबर है, मेंबर पर लोड लगाया लगाया लगाया, मेंबर में डिफॉर्मेशन आ रही है आ रही है आ रही है, और यदि हम लोड हटा लें एक सर्टेन पॉइंट के बाद, तो उस मेंबर में जो डिफॉर्मेशन आई है वो मैक्सिमम वापस हो जाए, यानी कि जो मेंबर है वो मैक्सिमम अपने साइज को रिगेन कर ले, मैक्सिमम इलास्टिसिटी हो उसके अंदर। पूर्णतः इलास्टिसिटी, फुल्ली इलास्टिक नहीं कहा मैंने, मैक्सिमम इलास्टिसिटी, यानी कि वो अपने साइज को मैक्सिमम रिगेन कर ले, तो उस स्ट्रेंथ को कहते हैं ईल्ड स्ट्रेंथ, और वो Fe250 की 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर मिलती है। ये है आपकी माइल्ड स्टील। Fe250 को हमने नाम दिया है माइल्ड स्टील। अब इस माइल्ड स्टील की अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिससे ज़्यादा हम लोड लगा दे तो वो मेंबर फेल हो जाएगा, यानी कि वो टूट जाएगा। और माइल्ड स्टील की, यानी कि Fe250 की, जो माइल्ड स्टील की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है वो होती है 417 से 430 न्यूटन पर एम स्क्वायर के बीच में, यानी कि इस लिमिट के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 420 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये होती है इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिस पर लोड हटा लेने पर मेंबर में मैक्सिमम इलास्टिसिटी बनी रहती है। और दूसरा पॉइंट इसके बारे में याद करना है कि यील्ड स्ट्रेंथ के बाद भी लोड लगाने पर मेंबर नहीं टूटेगा। माइल्ड स्टील का मेंबर यील्ड स्ट्रेंथ के बाद, या कोई भी स्टील का मेंबर यील्ड स्ट्रेंथ पर नहीं टूटता है, वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद ही टूटता है। और माइल्ड स्ट्रेंथ की, ये सभी स्टील के अल्टीमेट स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है, माइल्ड स्टील के अलग, HYSD के अलग, सभी के अलग अलग होते हैं। अब ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था, तो इसको हमने HYSD क्यों बार नाम दिया, ये हमें पता चल गया। ईल्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि इनकी ईल्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ये जो 250 है, 415 है, 500 है, इसको ईल्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। अब इसके लिए, इस क्वेश्चन में मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि HYSD को हम टोर स्टील क्यों कहते हैं, इनका नाम टोर स्टील क्यों पड़ा। यदि आप बता सकें, टोर स्टील और एक TMT बार, TMT बार, ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कमेंट बॉक्स में कि टोर स्टील को टोर स्टील क्यों कहते हैं, और TMT बार इसके फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। ये दोनों बार किस तरह की होती हैं, टोर स्टील को टोर स्टील क्यों कहा, और थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार ये कौन सी बार होती हैं। ये दो क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट इनिशियल स्टेज विच श्रिंकेज इन कंक्रीट टेक्स प्लेस। अब श्रिंकेज क्या होता है? द रिडक्शन इन कंक्रीट इज कॉल्ड श्रिंकेज। श्रिंकेज के कारण कंक्रीट की जो लेंथ होती है उसमें कमी आ जाती है। अभी श्रिंकेज के तीन रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि जैसे आपने कंक्रीट को प्लेस किया तो इवेपोरेशन, यानी कि भाप के कारण, उसमें सूरज की गर्मी के कारण उसमें से पानी उड़ गया। दूसरा रीज़न हो सकता है कि कंक्रीट में से जो एग्रीगेट होते हैं उन्होंने कंक्रीट के पानी को एब्जॉर्व कर लिया। और तीसरा रीज़न हो सकता है कि जो आपका कंक्रीट का पानी है वो समय के साथ, टाइम के साथ सूख जाए, यानी कि जो आपका कंक्रीट का अंदर का पानी है जिसे हम ग्लू वाटर कह सकते हैं, कि अंदर पेस्ट का जो वाटर है वही सूख गया। इन तीन रीजंस के कारण जब कंक्रीट का पानी सूख जाता है तो वहाँ पे एयर आ जाती है, और एयर आने के कारण कंक्रीट की लेंथ कम हो जाती है, जिससे उसके कारण श्रिंकेज हो जाता है। अब ये जो दोनों रीज़न हैं, ये रीज़न है आपके इनिशियल टाइम में जो श्रिंकेज होता है उसके। और जो तीसरा रीज़न है ये आपका होता है जो फाइन, मतलब जो बाद में जो श्रिंकेज होता है उसके। तो इन दोनों को दो नाम दिए गए हैं, एक तो प्लास्टिक श्रिंकेज और एक ड्राइंग श्रिंकेज। जो आपका इनिशियल टाइम में जो श्रिंकेज होता है, जो 8 से 10 घंटे के अंदर ही हो जाता है, उसको हम कहते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज, इनिशियल टाइम वाले को। इस क्वेश्चन का आंसर है इनिशियल टाइम में पूछा है तो प्लास्टिक श्रिंकेज, ये 8 से 10 घंटे के अंदर हो जाता है। और इसके दो रीज़न होते हैं, एक तो इवेपोरेशन और एक एब्जॉर्प्शन। इवेपोरेशन यानी कि कंक्रीट की सरफेस से पानी का इवेपोरेशन हो जाना, और एब्जॉर्प्शन यानी कि कंक्रीट के जो एग्रीगेट्स हैं वो कंक्रीट से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये दो रीज़न के अंदर ये इनिशियल स्टेज में होता है, इनको नाम दिया है आपने प्लास्टिक श्रिंकेज। दूसरा जो होता है ड्राइंग श्रिंकेज होता है, ये आपका थर्ड, इसमें ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें ग्लू का वाटर, पेस्ट का जो कंक्रीट का जो पेस्ट का वाटर होता है वो समय के साथ सूखता है, और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और इसको नाम दिया गया है हमने ड्राइंग श्रिंकेज। इस तरह श्रिंकेज से यही क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रैक इन कंक्रीट इज, ये एक IES में आया हुआ क्वेश्चन है। क्रैक में कंक्रीट, जो क्रैक है वो कंक्रीट में क्या एक फेलियर है, कॉज ऑफ फेलियर है, बोथ है, या कोई नहीं है। अब कंक्रीट खुद से, कंक्रीट में जो क्रैक्स आती हैं वो खुद एक फेलियर नहीं है, हर एक क्रैक एक फेलियर नहीं हो सकती। हाँ, वो कॉज ऑफ फेलियर हो सकती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कॉज ऑफ फेलियर। कंक्रीट में जो क्रैक्स होती हैं वो खुद एक फेलियर नहीं होती, वो एक फेलियर का कारण हो सकती हैं।
अगला क्वेश्चन है विच स्ट्रेंथ इज मोर ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की कौन सी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है? कंक्रीट कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। अब जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसे तो हम एफ सी के से डिनोट करते हैं। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बराबर 0.7 रूट एफ सी के, यानी कि ये एफ सी के से कम हो गई। और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ का हमने फॉर्मूला पढ़ा था इज इक्वल टू 0.66 रूट एफ सी आर, यानी कि ये फ्लेक्सुरल से कम हो गई। तो क्रम क्या बना कि सबसे ज़्यादा तो एफ सी के हो गई, इससे कम फ्लेक्सुरल हो गई, और इससे कम टेंसाइल हो गई, डायरेक्ट टेंसाइल हो गई। तो सबसे ज़्यादा होती है करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और यदि आपको क्रम पूछने को आ जाए तो सबसे ज़्यादा करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसके बाद फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, उसके बाद डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। फॉर माइल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन विच ग्रेड इज़ यूज्ड फॉर आरसीसी। पहले तो पॉइंट आरसीसी ध्यान रखना है, फिर माइल्ड एनवायरमेंट कंडीशन ध्यान रखना है। ये दोनों चीज़ें, क्योंकि आरसीसी के लिए भी ग्रेड्स हैं और पीसीसी के लिए भी ग्रेड्स हैं। ये एसएससी जेई के 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। आईएस कोड ने 5 तरह के एनवायरमेंटल कंडीशंस को डिफाइन करा गया है और उनके लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी और पीसीसी के लिए कंक्रीट का मिनिमम ग्रेड जो है वो डिफाइन करा है। अब इस क्वेश्चन के लिए तो आंसर है एम माइल्ड के लिए M20 जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है आरसीसी के लिए, वो एनवायरमेंटल माइल्ड एनवायरमेंट कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा 5 जो कंडीशन है वो पहली तो माइल्ड ही हो गई जो आपके पेपर में पूछी है। दूसरी होती है मॉडरेट, MODERATE मॉडरेट। तीसरी होती है आपकी सीवर। चौथी होती है आपकी वेरी सीवर। और पांचवी होती है आपकी एक्सट्रीम। माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर, एक्सट्रीम। इनके जो मिनिमम ग्रेड हैं फॉर आरसीसी M20, M25, M30, M35 और M40। 20 से लेके 40 तक ये आपके आरसीसी के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है फॉर एनवायरमेंटल कंडीशंस। इन पांचों कंडीशन से 5 तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, तो आपको ये कंठस्थ होने चाहिए। माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर, एक्सट्रीम, M20, 25, 30, 35, 40। तो थैंक यू फॉर नाउ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।